तो जब भी कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो हमें पता होता है किस डायरेक्टर की है ये ना, तो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में आता है कि उसने इस तरीके से बनाई हुई। जैसे यश चोपड़ा की अगर पिक्चर देखो तो आपको चांदनी वाले ना स्विट्जरलैंड एवरी टाइम मिलेगा ही मिलेगा ना। तो हमारे ज्योतिष की जितने भी माध्यम है, जितनी भी साइंस है ना, तो उसके जो राइटर है या उसके जो ओरिजिनेटर है, ऐसे भी कह सकते हैं, जिन्होंने इस चीजों को बनाया है, जब भी हम कोई साइंस करें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए। लाल किताब का जो ग्रामर है वो बड़ा गजब का है। तो हमारे ज्योतिष की जितने भी माध्यम है, जितनी भी साइंस है ना, तो उसके जो राइटर है या उसके जो ओरिजिनेटर है, ऐसे भी कह सकते हैं, जिन्होंने इस चीजों को बनाया है, जब भी हम कोई साइंस करें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए। बाद में मिक्सिंग करना चाहिए। बाद में मिक्सिंग इसलिए करेंगे क्योंकि अब टाइम चेंज हो चुका है। अगर 1000 साल पहले वैदिक ज्योतिष आया या लाखों साल पहले आया, तो इसका मतलब उस समय का समाज और आज का समाज बड़ा फर्क है। लेकिन लाल किताब तो अभी आया है, बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। लास्ट एडिशन उसका 1952 में, इसका मतलब बहुत पुराना नहीं है। लेकिन 52 से लेके अब तक अगर देखो तो समाज में बहुत परिवर्तन आ गया। तो सूर्य की अगर हम बात करें ना, तो सूर्य अगर वैदिक ज्योतिष पराशर की बात करें या भृगु ऋषि की बात करें या जिमिनी ऋषि की बात करें या आजकल के हमारे रमन साहब की बात करें, केपी साहब की बात करें, तो सब कहते हैं सूर्य अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सूर्य फादर है, सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है, सब बोलते हैं, क्योंकि वो उसका स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट है। तो न्यूमरोलॉजी में भी सूर्य को ही माना गया, एनर्जी का सोर्स माना गया, एक नंबर माना गया। तो न्यूमरोलॉजी ने क्या किया, अपनी चीजों को उस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। भाई हम बोलते हैं लाल किताब में कि जो प्रथम हाउस होता है, हमारा फर्स्ट हाउस होता है, जो लग्न होता है, उसका रूलर सन, फर्स्ट हाउस। वैदिक ज्योतिष में बोलते हैं कारक है फर्स्ट हाउस का। तो न्यूमरोलॉजी में क्या बोलते हैं, फर्स्ट नंबर है जी, फर्स्ट नंबर माने सन। तो बात तीनों की सेम है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमरोलॉजी सोचनी पड़ेगी और ज्योतिष वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वैदिक सोचना पड़ेगा। तो रेड बुक के जो एडिटर हैं या ऑथर हैं या पंडित रूपचंद जोशी जी, जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल किताब लिखी और जनमानस को इतनी अच्छी अच्छी और सरल उपाय दिए, जो ट्रिमेंडस है। और शायद इसके बिना ज्योतिष की कल्पना भी नहीं हम कर सकते, क्योंकि जब भी कोई हमारे पास आता है प्रॉब्लम, आपने रिजॉल्व भी कर दी, रिजॉल्व मतलब ढूंढ ली उसकी, तो उसको उपाय तो चाहिए चाहिए। तो 12 घर जो हमने बेसिक चैप्टर में पढ़े हैं, सब लोग वैदिक प्रेडिक्टिव जानते ही हैं 12 घर क्या होते हैं, पहला घर क्या होता है। तो लाल किताब के भी वही एंगल है, बट थोड़ा सा उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो अभी हम कुछ ग्रामर जानने से पहले ना उनके हाउसेस और प्लैनेट को भी नजदीक से देखेंगे कि ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो अब 12 खानों की अगर हम बात करें, तो पहला घर जो हमारा होता है, जिसको हम लग्न बोलते हैं, जिसको वैदिक ज्योतिष में तो मैंने आपको बोला था ना, डैडी भी बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट हाउस है, सब कुछ इंडिकेट करता है। और आपको कुछ ग्रामर का पार्ट हम करा भी चुके हैं, तो आपको डायरेक्शन भी बताई थी मैंने, किसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो कुछ एट्रीब्यूट्स को हम लोग लेके चलते हैं। माने हमारे पास जो कुंडली है ना, समझ लो एक बहुत बड़ी दुनिया या एक बहुत बड़ी अर्थ है। तो अगर हम उस अर्थ को या एक बहुत बड़े प्लॉट को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर 12 पार्ट में डिवाइड करें, तो पहला प्लॉट जो बनता है, जो फर्स्ट प्लॉट बनता है, जिसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इस पर लाल किताब के हिसाब से एक नंबर राशि आती है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बहुत सारी आ सकती है, 12 में से कोई भी आ सकती है, ये डिफरेंस है। तो यहां पर एक ही राशि आने वाली है, सबकी एक नंबर राशि। इसका मतलब ये फिक्स्ड हो, अब फिक्स्ड हो गया तो इसका मतलब यहां पर लग्न की इंपॉर्टेंस भी फिक्स्ड हो गई। वहां पर लग्न की इंपॉर्टेंस है लेकिन वेरिएबल है ना, मूव कर रही है, राशि के हिसाब से मूव कर रही है, नेचर मूव कर रही है, तो यहां फिक्स्ड होगी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो हम पक्के ग्रह में भी पढ़ चुके हैं। तो पहला घर मतलब मंगल की राशि, और सूर्य यहां का कारक ग्रह, पक्का ग्रह है, जिसको पक्के ग्रहों में हमने अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ा। तो यानी कि सूर्य और मंगल का यहां पर स्वामित्व आ गया, माने यहां पर उनकी लॉर्डशिप आ गई, यहां पर वो रूल करते हैं। ये पॉइंट हम लाल किताब में कैलकुलेशन के बिना सोच ही नहीं सकते, जो बाकी मेथड में नहीं। और ये जो डायरेक्शन बनती है, ईस्ट की डायरेक्शन बनती है, माने आपका घर का ईस्ट और आपकी कुंडली में ईस्ट फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सूर्य को ग्रहों में राजा माना गया, चाहे वो न्यूमरोलॉजी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। और मंगल को सेनापति माना गया, वहां भी ये माना गया।
तो इसका मतलब ये जगह किसकी है? राजा और सेनापति की, है ना। सोचने वाली बात है कि राजा और सेनापति की। तो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट कहां बैठती है? फर्स्ट हाउस में। माने फर्स्ट हाउस इज टॉप मैनेजमेंट। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में यूज करें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का हाउस है। हम सबका, हमारी सब लोगों का फर्स्ट हाउस इज एडमिनिस्ट्रेशन हाउस। ये वैदिक में नहीं कराते इस तरीके से ना, उसका कल्चर डिफरेंट है क्योंकि राशि डिफरेंट है। क्योंकि यहां पर रूलर ही कौन है? यहां पर सूर्य रूलर और मंगल रूलर। तो अब इस घर में यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेटर हाउस जो हो गया, यानी कि राजा का घर हो गया, टॉप मैनेजमेंट हो गया। अब जरूरी नहीं कि हमारी कुंडली में राजा को, हमारी कुंडली में पहले घर में कोई भी ग्रह आ सकता है। एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, या नहीं भी आ सकते। नहीं आने तो सूर्य मंगल तो है ही यहाँ, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ पर, यानी कि पक्के घर हैं। लेकिन जो भी इस घर में आ जाएगा, इसका मतलब हमारी कुंडली में वो रूल कर रहा है फर्स्ट हाउस पे, वो राजा की गद्दी पे बैठा हुआ है, वो राजा की गद्दी पे बैठा हुआ है। अब अगर वो प्लेनेट राजा की गद्दी पे बैठा हुआ है और अगर वो इनके एडमिनिस्ट्रेटर वाले लोगों के साथ भी जान पहचान रखता है, अंडरस्टैंडिंग रखता है, तो इसका मतलब हम बली हो गए, हम भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो गए, है ना। समझने वाली सिचुएशन है कि हम भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो गए। और अगर वो प्लेनेट हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ नहीं जुड़ते तो हमारी कुंडली वीक हो गई, माने कितना कुछ होने के बावजूद भी हम थोड़े से कमजोर पड़ गए। दूसरा, जिसका भी राज होता है ना, जिसका भी राज होगा, जिस भी पार्टी का राज होगा, वो क्या करेगी? अपने शत्रुओं को निर्बल कर देगी। क्यों? उनका टारगेट क्या है? क्योंकि मैं बलवान हूं तो शत्रु को पहले आप कमजोर कर दो, नहीं तो ये शत्रु अगर खड़े हो गए तो मेरा राजपट छीन लेंगे। अगर कुंडली के अंदर शत्रु निर्बल है, कमजोर है ना, जो आगे ढूंढेंगे हम कैसे होता है, बहुत सारी कैलकुलेशंस है कि हमें प्लैनेट, जैसे प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में पावर होती है ना, ताकत बोलते हैं हम नक्षत्र उपनक्षत्र की, तो यहां ग्रामर है। तो उस ग्रामर से ढूंढेंगे कि ये प्लैनेट निर्बल है, स्ट्रांग है। अगर वो प्लैनेट निर्बल है तो वो जल्दी राजा उसको चकनाचूर कर देगा, और अगर वो स्ट्रांग है तो उसको करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा बोर्ड ऑफ मेंबर को, एडमिनिस्ट्रेटर। मैं आज की लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इजी अच्छी तरीके से पढ़ जाए। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। हमने समझा राहु लगन में आ गया, तो राजगद्दी पे अब राहु बैठ गया। तो राहु जब राजगद्दी पे आया तो राहु की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ नहीं बनती। माने वो क्या करेगा? सारे डिसीजन उन्होंने जो भी किए हुए थे उल्टे कर देगा। यहां पर हाईवे बनाना है, अरे कैंसिल करो, कोई हाईवे नहीं बनेगा यहां पे, यहां बनेगा। समझने के लिए, तो जब डिसीजन उल्टे हो गए तो मैनिपुलेशन शुरू होगी किसके? हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम होगी। अब दूसरा क्या करेगा? क्योंकि वो ताकतवर है। ताकतवर क्यों है? क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, गद्दी उसके पास है, पावर उसके पास है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा? वो सबसे पहले अपने शत्रुओं को खराब करेगा। और हमारी कुंडली में शत्रु कौन है राहु के? जो फर्स्ट हाउस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही हैं, सूर्य ही है। तो इसका मतलब नेगेटिव अगर राजा बन गया तो वो शत्रुओं को सबसे पहले परेशान करेगा। तो हमारा मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या बन जाएगा? कि ये बन जाएगा कि हमें अगर राहु लगन में है तो यहां से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बचाएं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। ये फंडामेंटल समझ रहे हो ना कि वहां कौन आया और क्या गया। ये फर्स्ट हाउस की ताकत है। तो अब शत्रु अगर निर्बल है और कमजोर है और बुरी अवस्था में, तो अब गया। अगर शत्रु ताकतवर है वो लड़ेगा। इसको जनरल फॉर्मेट में भी देखते हैं। अब राजा रानी, और अगर फैमिली की बात करें तो हस्बैंड और वाइफ, है ना, हस्बैंड और वाइफ। और अगर कुंडली पुरुष की है तो उसकी होम मिनिस्टर कौन कहलाती है? उसकी वाइफ। तो पहला घर राजा का और सातवां घर उसकी होम मिनिस्ट्री का, मैंने सातवां घर उसकी वाइफ का भी। और यहां पर हम होम मिनिस्टर की बात भी कर रहे हैं। तो होम मिनिस्टर का मतलब क्या हो गया? मंत्री। तो पहला घर राजा का है तो सातवां घर मंत्री का है। अब सोचो, किसी कुंडली में राजा नहीं है, माने लगन में कोई ग्रह नहीं है, और 4 ग्रह 7वें घर में आके बैठ गए, तो अब द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया ना। हर मंत्री अपने आप को क्या बताएगा? मैं बलवान हूं, मैं बढ़िया हूं, मैं राज करूंगा, मैं राज करूंगा, क्योंकि राजा नहीं है। मंत्री कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, राजा का होना बहुत जरूरी है। राजा का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं साथ साथ बाकी लैंग्वेज भी मिक्स करता हूं। इसीलिए न्यूमरोलॉजी में जब तक इक्के के साथ तिक्का
और नो की, यानी कि 3 और 9 नहीं है तो इक्का काम का नहीं है ज्यादा, लेकिन इक्का फिर भी रिजल्ट दे जाएगा। अगर 3 और 9 है और इक्का नहीं है तो ये दोष बन गया कुंडली के अंदर। माने कोई कहता है मेरा तो मूलांक 3 है और भाग्यांक 9 है, लेकिन मैं तो डेड हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कुंडली में 1 नंबर नहीं है। जब तक राजा नहीं आएगा तब तक सेनापति और मंत्री को संभाल ही नहीं पाएगा। ये न्यूमरोलॉजी का फंडामेंटल होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, आपका तो भाई ये नंबर होना चाहिए लक्की, आपका नंबर ये होना चाहिए, ना 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 ना, आपका नंबर 1 आना चाहिए पहले, क्योंकि इन दोनों को तो सेट करें। तो सेम कंडीशन राजा और 7वां घर माने मंत्री, इनको देखना पड़ेगा। अब राजा 1 है मंत्री 2 है, चल जाएगा ना, 2 मंत्री ठीक है, चल जाएगा। राजा 4 बैठ के मंत्री 1 बैठ गया, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। मैं आपको सिर्फ कहानी बता रहा हूं कि प्लैनेट कैसे काम करेंगे ताकि ग्रामर के अंदर आप जा पाओ। राजा समझदार है, मंत्री भी समझदार है, बहुत बढ़िया हो। तो अब राजा बढ़िया लेकिन उसका मंत्री नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि किसी भी तरीके से इसका मंत्री ले आओ। तो राजा को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो मंत्री लाना का मतलब पता क्या हो गया, रेमेडी। जैसे किसी की कुंडली में सूर्य लग्न में बैठा हुआ, बहुत बलवान है, लेकिन 7वां घर खाली है, उसका कोई प्लैनेट नहीं है, तो अब ये राजा बिना मंत्री के चल रहा है। तो लाल किताब के शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, ये सूर्य सो गया, यानी कि ये सोया हुआ है। सोया हुआ कंसेप्ट बाद में कराएंगे जब अगली क्लासेस में ग्रामर आएगा। माने ये सोया हुआ है, तो स्लीपिंग किंग कैसा होगा, बेकार होगा, कुंडली को संभाल नहीं पाएगा। तो स्लीपिंग किंग को एक्टिवेट करने के लिए उसके मंत्री को लाना पड़ेगा, तो मैंने 7th हाउस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिससे राजा काम करने लगे। अब कैसे, बड़े सारे फार्मूले से। तो 7th हाउस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वाइफ भी होती है, स्पाउस भी होती है, गाय को भी बोल, अब स्पाउस तो ला नहीं सकते किसी की, तो गाय की पालना शुरू करवा देंगे तो 7th हाउस एक्टिवेट हो गया, गाय रख लो। ऐसे बहुत सारे मेथड है, जो भी मैं रेमेडीज में नहीं जा रहा हूं। फंडामेंटल क्लियर हो गया आप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपस में दोनों का कनेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पहला घर 7वें घर को ना 100% दृष्टि से देखता भी, उसका रिजल्ट भी आता है। तो वो देखेगा और वहां मंत्री नहीं बैठा, उसको सलाह नहीं मिलेगी, तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और वो स्लीपिंग माना जाएगा। अब जो कुंडली का स्ट्रक्चर बना हुआ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बना। पहला घर में पता है राजगद्दी का हो गया, हमारा हो गया, लग्न का हो गया, बहुत सारे चीजों का हो गया। अब अगर पहले घर से 5वां घर देखें, 5th हाउस, अभी 5th को ही कंसीडर करो, तो 5th हाउस के 2 रूलर प्लैनेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक सन 5 नंबर राशि और एक बृहस्पति, है ना, 5 नंबर और बृहस्पति। और लगन के प्लैनेट कौन है, सूर्य और मंगल। तो यानी कि पहले घर के प्लैनेट 5वें घर के प्लैनेट के साथ तो सपोर्ट सिस्टम में, और यही चारों चीजों को तो न्यूमरोलॉजी ने ऑप्ट किया। यही चारों चीजों को 319 का जो कॉम्बो है, जो मैं बहुत पावरफुल मानता हूं, यही तो है बेसिकली। बृहस्पति भी आ गया, मंगल भी आ गया, सूर्य भी आ गया। तो 5th हाउस क्योंकि बृहस्पति और सूर्य का है, आपको पता है बृहस्पति और सूर्य जब ये दोनों मिलके पावर देते हैं, और 5th हाउस का एट्रीब्यूट क्या है, बच्चा देने का। तो बच्चे के बारे में, बच्चे के सुख के बारे में यही घर इंडिकेट करता है, क्योंकि यहां के जो रूलर प्लैनेट है वो बृहस्पति और सन। कुंडली के अंदर अगर सन खराब है या राजा की राजगद्दी के ऊपर अटैक है, तो 5th हाउस में भी प्रॉब्लम इंडिकेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां का रूलर भी यही फंडामेंट, क्योंकि दोनों जगह सन एक राशि के अंदर आ रहा है और एक पक्के ग्रह के अंदर आ रहा है। 9वें घर को देखें तो 9वें घर का जो मालिक बनता है वो कौन बनता है, वो भी बृहस्पति बनता है। माने फिर कोऑर्डिनेशन। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में भी पहले घर को, 5वें घर को, 9वें घर को एक बहुत पावरफुल लॉ भी माना गया है, और लाल किताब भी माना गया। अगर इनके घरों में आपस में कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा हो, माने दोस्त बैठ जाएं, तो कुंडली बहुत मजबूत हो जाती है। माने उसका जो स्केलेटन पावर बनता है ना कुंडली का, वो इतना पावरफुल बनता है कि उसको ज्यादा शत्रु प्रभावित नहीं कर सकता। और अगर इन्हीं में द्वंद्व युद्ध चलेगा तो 5वां, 9वां और पहला तीनों खराब हो जाए। लॉजिक क्लियर हो रहा है? 5वां, पहला, 9वां, क्योंकि तीनों का कनेक्शन आपस में कुंडली के साथ इंडिकेट होता है। लग्न और 7वें के बारे में मैंने बताया कि राजा की राजगद्दी है, अगर सिंहासन पे ज्यादा राजा होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मंत्री ज्यादा हो सकते हैं, राजा एक हो तो चलेगा। अब एक सिचुएशन को देखते हैं कि मंत्री नहीं है तो मंत्री को भी ले आए,
मंत्री को लाने से हमने राजा को पावर दे दी, तो राजा का फर्स्ट हाउस क्लियर हुआ, तो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर काम करने लगा। और वो काम करने लगा क्योंकि वो ब्रेन का कारक भी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में ब्रेन भी। तो यानी कि अब हमने कुंडली की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए स्टेप उठाया। तो यहां पर रेमेडी किस तरीके से बनी। अब रेड बुक में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या बोलेंगे, हमें लास्ट क्लास में करा उपाय करने, पानी में भी कर रहे हैं ना, मंदिर में भी जा रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस इंडिकेट करता है, सेकंड हाउस भी किसी चीज को इंडिकेट करता है। फर्स्ट हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट आपको स्थापित करना, माने पहले घर में किसी भी प्लैनेट की पावर या तासीर को स्थापित करना है, तो उसको गले में धारण कर लेना चाहिए, गले में। तो अब जिन्होंने गले के अंदर बहुत सारी चीजें डाल रखी होती हैं, 1 2 3 4 और काफी टाइम से डाल रखी होती हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ या कुंडली में जो एक्चुअल राजा बैठा हुआ है उसके साथ अगर एंटी होता है, तो आपने क्या कर दिया, एक दगाबाज है ना, एक दगाबाज आदमी जो हमारे सीक्रेट शेयर कर सकता है, उसको हमने जानबूझ के अपनी मैनेजमेंट में लेके आ गए। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस घर की या जिस ग्रह की पावर हमें फर्स्ट हाउस में लेनी, उसको हम गले में धारण कर सकते हैं। तो अब जैसे एग्जांपल सोने की चेन डाली, तो सोना माने बृहस्पति, और हमने कंटिन्यूस डाल रखी है, 43 दिन हो गए ज्यादा डाले हुए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो अब बृहस्पति लग्न में स्थापित हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति लगन के रिजल्ट देने लगेगा। और बृहस्पति लगन के रिजल्ट देगा तो 5वें और 9वें को भी सपोर्ट मिलेगा। क्यों, दोनों में 5वें 9वें में इंडिकेट आता है ना। तो कभी बच्चे की इशू हो रही है, बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे करके भी रास्ता निकाला जा सकता है। और अगर शत्रु बैठा हुआ है, अगर मान लो फर्स्ट हाउस में शत्रु बैठा हुआ है और हमने कोई ऐसी चीज डाल रखी है जो उसका नेगेटिव है, तो पहली रेमेडी क्या बन जाएगी, इसको उतारो भाई। तो इसलिए अनवांटेड चीजें गले में नहीं डालते। खास तौर पे मनकों वाली माला, मोतियों वाली माला, रुद्राक्ष की माला, जो मरकरी से इंडिकेट करती है, अगर बृहस्पति कुंडली के फर्स्ट हाउस में हो, 12th हाउस में हो, तो अवॉइड करा देते हैं हम, क्योंकि उनका शत्रु आ जाएगा ना, स्थापित हो जाएगा पहले घर में। लॉजिक क्लियर हो रहा है ना। तो रेमेडी से बढ़िया भी क्या है, पहले हमें अपनी मैनेजमेंट को क्लियर करना है अच्छी तरीके से। अब मूंगा, किसी को कहते हैं मैं तो मूंगा उंगली में डालनी है, मैं गले में धारण कर लूं, तो आमतौर पे हम मना करते हैं। हालांकि मंगल को धारण किया जा सकता है, क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस का हमारा लॉर्ड है। लेकिन अगर मूंगा हम डालते हैं तो वो फर्स्ट हाउस में आएगा, और अगर फर्स्ट हाउस में स्थापित होता है तो 7वें घर पे भी उसका प्रभाव आएगा, 7th हाउस पे भी दृष्टि आएगी। तो ये देखने के बाद डाला जाएगा कि 7th हाउस उस चीज को अलाउ करता है या नहीं करता। ठीक, तो अभी हम रेमेडीज की कोई बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ सिस्टम समझ रहे हैं कि सिस्टम ग्रहों का काम कैसे करता है, क्योंकि वहां के एट्रीब्यूट थोड़े डिफरेंट है, यहाँ के एट्रीब्यूट थोड़े से डिफरेंट है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात लें, शनि ग्रह की बात ले लेते हैं। अगर शनि लगन में आ गया, शनि क्या लगन में आ गया और लगन में बैठा हुआ है राजा है, तो यहां पर राजा खाली शनि नहीं कहलाएगा, यहां पर राजा शनि के साथ सूर्य भी कहलाएगा, शनि के साथ मंगल भी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो हैं, चाहे कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो। तो एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, शनि प्लस सूर्य और शनि प्लस मंगल। तो शनि प्लस सूर्य मतलब दोनों शत्रु हैं, माने कोई भी डिसीजन निकला तो वो पिक्चर थी ना पंकज कपूर की, रुका हुआ फैसला, वो फैसला रुका ही रहेगा, रुका ही रहेगा, रुका ही रहेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शनि को वहां से निकालना पड़ेगा ताकि हमारी फाइल आगे चली जाए। तो कितना ब्यूटीफुल मेथड बनाया उन्होंने कि दो दुश्मन है और हमारी कुंडली में ये आके बैठ गए। अब हमारी कुंडली में आके बैठा तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कैमरा मैं ऑफ कर देता, मैं दोबारा ऑन करूंगा, रीसेट करूंगा तो दिक्कत होगी। चलो रीस्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो छोड़ देते हैं अब इसको। अब देखो, जब हम ग्रामर का कंसेप्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ और ग्रामर भी आएगा। ग्रामर का इन द सेंस कि जैसे एक कंसेप्ट बाद में हम करेंगे टकराव का, माने दो ग्रह आपस में ना टक्कर करते हैं, अभी इसको नहीं समझेंगे। तो अगर हमारी कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है और 8वें घर में कोई प्लैनेट आ जाएगा, तो भी उनके बीच में शत्रुता हो जाएगी। शत्रुता हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो टकराव से फर्स्ट हाउस के ऑनर के ऊपर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ग्रामर का पार्ट है जो आगे टकराव में हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं सारी।
तो पहले घर में जो भी ग्रह स्थापित है वो सूर्य और मंगल की कस्टडी में यानी कि उसके दरबार में शामिल होएगा। अगर बृहस्पति वहां पर आ जाता है तो इसका मतलब बृहस्पति, उसके गुण, उसके एट्रीब्यूट, बृहस्पति के एट्रीब्यूट अब आप याद करो तो कैसे हैं? उसके अंदर एक शालीनता है, शांत है ना, एक मैच्योरिटी है, बड़प्पन है। और अब वो बड़प्पन किसके अकॉर्डिंग जा रही है? वो बड़प्पन जा रही है बृहस्पति के एट्रीब्यूट के ऊपर। तो बृहस्पति का मेन एट्रीब्यूट और क्या बन गया? पीपल का वृक्ष। तो पीपल का वृक्ष क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, ठंडी छांव देता है। तो बृहस्पति ने क्या कर दिया? अब बेनिफिट देना स्टार्ट कर दिया, समझदार व्यक्ति की तरह चीजें देना स्टार्ट कर दिया। और सूर्य और मंगल के गुण भी उसके अंदर आ जाएंगे। कैसे? चमक आ जाएगी सूर्य वाली और मंगल की पावर आ जाएगी। तो अब ये बंदा अपना राजपाट बढ़िया तरीके से चला पाएगा। और शनि के केस में क्या हो गया था? शनि प्लस सूर्य इकट्ठे होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो फर्स्ट हाउस जो भी आएगा वो राज करेगा हमारे कुंडली के ऊपर। शनि का भी मैंने आपको बताया। बाकी पहले करके वही सारे एट्रीब्यूट, हमारा ब्रेन, हमारा स्कल। इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल। हमारी कुंडली का सेकंड हाउस, अभी तक आपने पढ़ा एक्यूमुलेटेड वेल्थ, कुटुंब का घर, एक्यूमुलेटेड नॉलेज। घर में जो बच्चा पैदा होता है सबसे पहले जो उसको ज्ञान दिया जाता है वो उसका परिवार देता है। ये सब एट्रीब्यूट हैं जो वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग है, जो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है। लाल किताब कहता है जो सेकंड हाउस है ना, वो हमारे लिए धर्म स्थल की तरह, यानी कि एक धार्मिक जगह, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी जिस कम्युनिटी का जिसका जो मंदिर है उसको हम लोग सेकंड हाउस में इंडिकेट करते हैं। सेकंड हाउस की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है। और बृहस्पति इस घर का स्वामी है और यहां पर राशि पड़ती है 2 नंबर। तो यहां पर वीनस आ गए, है ना। ये लॉजिक समझने वाला कि वीनस और जुपिटर इस घर के रूलर हो गए, इस घर के स्वामी हो गए। तो शुक्र का भी यहां पर विशेष प्रभाव पड़ेगा और बृहस्पति का भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। अब बृहस्पति का वही एट्रीब्यूट, बड़प्पन, मैच्योरिटी, पूजा पाठ, एक प्रतिष्ठा। और शुक्र मतलब नजाकत, फीमेल्स, लड़कियों में नजाकत, अट्रैक्शन, भौतिक सुख, हर प्रकार के जो भी आपको वीनस के सारे एट्रीब्यूट पता है। तो इसका मतलब दूसरे घर के अंदर ये दोनों के गुण पाए जाए सेकंड हाउस के अंदर। इसीलिए उसको शायद कुटुंब उटुंब और हम उस चीजों से भी इंडिकेट करते हैं। रेड बुक के अगर लॉ की बात करें, फंडामेंटल की बात करें, तो बृहस्पति और शुक्र दोनों मिलकर ना शनि बनते हैं। ये आने वाले टाइम में हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं बनावटी ग्रह। ये भी कंसेप्ट आएगा जिसको बोलते हैं मशनूई ग्रह। माने 2 ग्रह मिलकर ना एक ग्रह का निर्माण करते हैं। तो बृहस्पति और शुक्र अगर इन दोनों को जोड़ें तो शनि का आकार बनता है, यानी कि शनि ग्रह बनता है। और शनि को ना पहाड़ के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि वो एक पहाड़ है। हमारी कुंडली का जो 9वां घर, इसको हम सी बोलते हैं, समुद्र भी बोलते हैं। तो लाल किताब में एक फंडामेंटल क्या आता है कि 9वें घर में जो भी ग्रह बैठे होंगे वहां से हवाएं चलेंगी। माने वहां से जब पानी से हवाएं निकलती वो चलेंगी और वो दूसरे घर की ओर जाएंगी। और दूसरे घर में अगर कोई भी ग्रह है तो वो हवाएं वहां से पहाड़ से, क्योंकि शनि से टकराएंगी, और टकराएंगी तो चौथे घर में वर्षा करेंगी, बरसात करेंगी। और अगर दूसरे घर में कोई भी ग्रह नहीं होगा तो हवाएं उड़ेंगी और दूसरे घर से बाहर निकल जाएगी। माने दूसरे घर में, 9वें घर में और चौथे घर में अगर प्लेनेट है तो एक धन योग भी बन जाता है कि हवाएं उड़ी, टकराव हुआ और बारिश पड़ी। ये भी फंडामेंटल हो गया। अब वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो कितना, वो डिपेंड करता है, वो अलग बात है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम ये स्थिति क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि ये सिम्टम बन जाए जिससे हमारे पास धन वर्षा हो, जो चौथे घर में आ जाए। 9वां घर, दूसरा घर और चौथा घर, इनमें कोई भी ग्रह है और अगर ये सिम्टम काम करता है तो लाल किताब कहती है कि उस व्यक्ति की जो आमदनी होती है ना वो अच्छी होती है, माने उसकी इनकम अच्छी होती है। सेकंड हाउस में अगर
पॉजिटिव शुभ ग्रह, 10वां घर और 9वां घर खाली है, तो अब दूसरे घर के ग्रह बेकार रिजल्ट देंगे। ये भी एक फंडामेंटल है जो आगे विशेष नियम में हम इसको करने वाले। तो अभी आप 2, 9 और 4 इनको याद कर सकते हो कि अगर ये तीनों है तो हम अच्छा है, और नहीं है तो हम किसी भी तरीके से इनको भरने की कोशिश करें। दूसरे घर के ग्रहों को दृष्टियों वाली क्लास में हमने समझा था कि 8वें घर के जो ग्रह हैं वो दूसरे घर को देखते हैं, वो याद है सबको, है ना, क्योंकि सेकंड 8 हाउस का एस्पेक्ट उस पे आता है। अब 8वें घर में एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी की कुंडली में मंगल, तो उसका जो एस्पेक्ट बनेगा वो सेकंड हाउस में पड़ेगा, और सेकंड हाउस जो है वो शुक्र का है। तो मंगल शुक्र को देख रहा है, तो इसका मतलब जिसकी भी कुंडली है उसकी पत्नी के भाइयों के लिए वो प्रभाव शुभ देगा। पत्नी के भाइयों का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि वाइफ शुक्र का घर हो गया और मंगल एस्पेक्ट कर रहा था उसके भाइयों, तो दोनों ग्रहों ने कनेक्शन क्या बना दिया, सेकंड हाउस और 8th हाउस का जो दृष्टि वाला। सेकंड हाउस को हम मस्तिष्क, जहां पर हम तिलक करते हैं, हम उसको भी बोलते हैं, जहां पर हम तिलक करते हैं। तो अब हम लाल रंग का तिलक कर रहे हैं या केसर का तिलक कर रहे हैं, तो कई बार उपाय आपने सुना होगा, केसर का तिलक करना है, केसर का तिलक लगाओ। इट मीन हम बृहस्पति को सेकंड हाउस में कायम कर रहे हैं, क्योंकि वो सेकंड हाउस उसका है। तो हमने वहां पर जगह कौन सी ले ली, माथे की मस्तिष्क वाली। तो लाल किताब में क्या चीजें कौन कौन सी होगी, मंदिर सामान पहुंचा रहे हैं तो भी सेकंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है, और अगर मस्तिष्क की बात कर रहे हैं तो भी सेकंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो, अच्छा है ये वाला, जिसको यूज करेंगे। शनि का एग्जांपल लेते हैं जस्ट समझाने के लिए। शनि अब दूसरे घर में है, तो अब जिसकी कुंडली है उसकी पत्नी चालाक होगी और मैच्योरिटी से बात करने वाली भी होगी, क्योंकि अब उसमें शनि की मिलावट भी आ गई ना। शनि प्लस शुक्र फ्रेंडशिप है, और शनि प्लस गुरु सम है, तो गुरु का भी पावर आ गया और इसका दूसरे का भी पावर आ जाएगा। दूसरे घर के ग्रह अपना अच्छा या बुरा प्रभाव व्यक्ति के बुढ़ापे में देते हैं। ये भी लाल किताब कहती है कि दूसरे घर के जो ग्रह हैं उसका अच्छा परिणाम मिलेगा या बुरा परिणाम मिलेगा, एज पर ग्रामर वो बुढ़ापे में उजागर होगा। और धर्म स्थान में, यानी कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर माथा टेकने से धर्म स्थान पर जो भी वस्तु चढ़ाते हैं या जिस भी ग्रह का सामान हम रखते हैं, तो इसका मतलब सेकंड हाउस के अंदर उस ग्रह की तासीर शामिल हो जाएगी। एग्जाम्पल, हम अगर साबुत बादाम मंदिर में रख के आते हैं तो इसका मतलब शनि वहां पर स्थापित हो रहा है। हम वहां पर चने की दाल रख के आ रहे हैं तो बृहस्पति वहां पर स्थापित हो रहा है, हालांकि बृहस्पति का घर ही। ये फंडामेंटल क्लियर हो गया आपको कि सेकंड हाउस इज ए मंदिर, सेकंड हाउस इज ए मस्तिष्क, जहां पर हम तिलक लगाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे घर। तीसरा घर माने साउथ की डायरेक्शन।